Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. So guys, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जीएस से रिलेटेड अपडेट जो है वो शेयर की थी कि 23rd ऑफ मार्च या 23rd ऑफ मार्च के बाद जो भी स्टूडेंट्स अपनी वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे उन्हें जीटी की जगह अब जीएस देना पड़ेगा। तब तक जो है कुछ अपडेट्स आए नहीं थे। अभी लास्ट वीक में कुछ और नए अपडेट्स आ गए हैं, तो आज की वीडियो में मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज बेसिकली जो जीएस की रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट ने अभी शो की हैं, उनका जो मेन मोटो है वो यही है कि सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट ही जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आए, जिनका प्राइमरी एम ऑस्ट्रेलिया में आकर के स्टडी करना है, वही लोग ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करें। और अगर आप मान लीजिए फर्दर पीआर अप्लाई करना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो आप लोगों को ये शो करना होगा कि भाई जो भी स्टडी आप लोग कर रहे हैं, उस स्टडी के बाद क्या स्किल्स आप लोग डेवलप करेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलियंस के लिए, इस कंट्री की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगी। तो इसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने जीएस में क्या है कि कुछ सेट क्वेश्चंस दिए थे जो मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किए थे। अब आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो अब क्या है, इन क्वेश्चंस के आंसर करने की लिमिट भी गवर्नमेंट ने बता दी है, और अब यह है कि भाई हर क्वेश्चन का जो आप आंसर करेंगे उसकी जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट है दैट इज 150 वर्ड्स। तो आपको 150 शब्दों में ही बताना है। जो भी आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे उसको आपको सिर्फ इतने ही लिमिटेड वर्ड्स में बताना पड़ेगा। जो जीएस की रिक्वायरमेंट उन्होंने दी है उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि टू बी ग्रांटेड अ स्टूडेंट वीजा ऑल एप्लीकेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट they satisfy the genuine student criteria or the genuine student dependent criteria। यानी कि अगर आप एज अ मेन कैंडिडेट हो तो भी आप उनके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करो, और अगर आपके साथ आपका डिपेंडेंट आ रहा है, आपका स्पाउस आ रहा है, तो वो भी उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करे। अब गवर्नमेंट ने फर्दर देखिए, लास्ट में उन्होंने क्वेश्चंस तो बताए थे कि भाई किन किन क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर करने होंगे। अब उन्होंने ये भी लिखा है कि उन क्वेश्चंस के जब आप आंसर लिखोगे तो सिर्फ लिखना ही इनफ नहीं है। जो आपने क्लेम किया है, जो आपने लिखा है, आप लोगों को देना पड़ेगा उसके लिए एक एविडेंस, एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो कि ये प्रूफ करे कि जो आप लिख रहे हो वो भाई सही है और उस पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे देखिए जो कि ऑनशोर स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल थे और कुछ क्वेश्चंस थे जो कि ऑफशोर स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल थे। नाउ अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, जो भी आप लोग उन क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उनके बेसिस पर वो आप लोगों की एप्लीकेशन को कैसे असेस करने वाले हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट ने ये भी बता दिया है कि वो किस तरह से आपकी एप्लीकेशन को असेस करने वाली है। यानी कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो क्या चीज़ें हो सकती है जिनकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। बिकॉज पहले क्या है ना, क्लियर ही नहीं हो पा रहा था ना कि क्यों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। तो अभी गवर्नमेंट ने जीएस में असेस का जो क्राइटेरिया है वो भी दे दिया है कि वो किन डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर आप लोग की एप्लीकेशन को असेस करेंगी। तो गाइस सबसे पहला जो असेसमेंट का क्राइटेरिया उन्होंने दिया है वो है आपकी प्रीवियस स्टडी। तो इसमें भी देखिए दो चीजें हैं उन्होंने जो लिखी हैं, प्रीवियस स्टडी इन योर होम कंट्री और प्रीवियस स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। तो जब आप अपनी प्रीवियस स्टडी को मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप लोगों को क्या क्या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे वो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए उसमें लिखा है कि अगर प्रीवियस स्टडी है तो उसके लिए आप लोगों को इंक्लूड करने पड़ेंगे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट शोइंग क्वालिफिकेशन अचीव्ड। तो उसमें आपकी जो भी डिग्री 10th है, 12th है, या बैचलर है या मास्टर्स है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आपने अचीव की है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। नेम ऑफ द एजुकेशन प्रोवाइडर होना चाहिए उसके अंदर। लेंथ ऑफ स्टडी, आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या था, 2 साल था, 4 साल था, जो भी ड्यूरेशन था वो मेंशन होना चाहिए। एंड सर्टिफिकेट ऑफ अटेनमेंट। तो ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड। नाउ अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से स्टडी की है, मान लीजिए होता है ना कि कुछ लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में आए, एक कोर्स कर लिया, दोबारा वो स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे? अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ स्टडी रिकॉर्ड्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो जो स्टडी हुई है आपकी, वो सारी रिकॉर्ड्स आप लोगों को लगाने पड़ेंगे, सारे उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने होंगे। अ रीजन फॉर चेंज ऑफ कोर्स एंड और एजुकेशन प्रोवाइडर। अगर आप मान लीजिए अपना कोर्स बदल रहे हो या आप यूनिवर्सिटी बदल रहे हो, यूनिवर्सिटी से दूसरे कॉलेज में जा रहे हो या दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट लगाना होगा। नाउ डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कोर्स प्रोग्रेस। आपने जो कोर्स कर लिया है, मान लीजिए होता है ना कि आप 6 महीने बाद या साल भर के बाद लगा रहे हो, तो उस कोर्स में आप लोगों की क्या प्रोग्रेस थी वो आप लोगों को मेंशन करना होगा। उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप लोगों को सबमिट करना होगा। एंड
स्टडी गैप ऑफ मोर देन 2 months ड्यूरिंग एन एकेडमिक ईयर। अगर कोई भी आपका स्टडी गैप रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, तो आप लोगों को वो भी बताना पड़ेगा कि भाई वो गैप कब से कब तक था, उस गैप में क्या रहा, वो सारा डिटेल आप लोगों को लगाना होगा। नेक्स्ट आप लोगों को लगाना होगा एनी अदर इन्फॉर्मेशन द एप्लीकेंट कंसिडर रिलेवेंट टू देयर स्टडी रिकॉर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। अगर कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है जिसका आप लोगों के पास एविडेंस है, जो आप लोगों को लगता है कि भाई आप लोगों की एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो वो भी आप लोगों को इंक्लूड करना होगा। सो गाइज, ये तो हो गए स्टडी से रिलेटेड एविडेंस जो आप लोगों को लगाने होंगे। नाउ अगर आप लोग मान लीजिए अपनी कंट्री में जॉब कर रहे थे और अब आप जो है स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, या आप यहाँ पे जॉब कर रहे थे कोई भी, तो मतलब ये कि अगर एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन है तो उस केस में आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, उसके लिए है डिटेल्स ऑफ देयर करंट एम्प्लॉयर एंड कंपनी एड्रेस। आप लोगों को बेसिकली आप ऑफर लेटर लगा सकते हो जिसमें यूजुअली सारी डिटेल्स होती है कंपनी की, तो आप लोगों को वो लगाना होगा। पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको कंपनी से सर्टिफिकेट लेना होगा जिसमें आपने कब से कब तक जॉब की है वो चीज़ मेंशन हो। डिटेल्स ऑफ पोजीशन हेल्ड, तो बेसिकली सर्टिफिकेट में आ जाएगा कि आप कंपनी में किस पोजीशन पे जो है वो काम कर रहे हो। एंड अनदर इज द नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ समवन हु कैन कंफर्म द सर्कमस्टांसेस ऑफ द डिक्लेयर्ड एम्प्लॉयमेंट। और आपको अपनी कंपनी के किसी भी पर्सन का, ऑथराइज पर्सन का, बेसिकली एक्चुअली आप अपने मैनेजर का, जो भी आपका नेक्स्ट सुपरवाइजर हो उसका, किसी का भी आप लोग डिटेल्स दे सकते हो जो कि ये चीज़ वेरीफाई करे कि हाँ भाई ये पर्सन इतने से इतने ड्यूरेशन में इस कंपनी में है। एंड गाइज, ऑस्ट्रेलिया में अभी देखिए जो इमिग्रेशन है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। एंड इनके जो ऑफिसर्स हैं वो देखिए कॉल भी कर सकते हैं आपकी कंपनी में, या हो सकता है कि कोई जाकर के पर्सनल विजिट भी कर ले। तो अगर आप लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल देते हैं तो मेक श्योर कि आप उस पीरियड में अपने ऑफिस को अटेंड करें, छुट्टी ना लें अगर आप स्टिल ऑफिस जा रहे हैं और आप लोगों की जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो चल रहा है। तो ना जो एक क्वेश्चन था सर्कमस्टांसेस इन देयर होम कंट्री और कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो इसके लिए आप लोगों को क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, आप लोगों को देना होगा द नेचर ऑफ द एप्लीकेंट पर्सनल टाइज, एग्जाम्पल फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ, या फिर एम्प्लॉयमेंट के साथ आप लोगों का क्या पर्सनल बॉन्ड है, अटैचमेंट है, उससे रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को शो करनी होगी। एंड लाइक दे विल नीड टू प्रोवाइड अ रीज़न फॉर नॉट स्टडिंग इन देयर होम कंट्री इफ़ अ सिमिलर कोर्स इज़ अवेलेबल। और आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा कि भाई अगर सेम कोर्स आपकी कंट्री में अवेलेबल है तो आप लोग ऑस्ट्रेलिया से क्यों करना चाहते हो। तो उसके लिए मैंने पहले भी बताया था, आप लोग ये दे सकते हैं कि भाई अगर आप ओवरसीज से स्टडी कर कर आते हो, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन कर कर आते हो, फिर अगर आप अपनी होम कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को एक हायर पैकेज वाली जो है जॉब मिलेगी। तो इस तरह का आप लोग रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो दे सकते हो। नाउ गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस इन होम कंट्री और द कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो उसके लिए आप लोगों को क्या इंक्लूड करना है, देखिए उसमें लिखा है डॉक्यूमेंट्स showing employment or business activities for 12 months before lodging an application। तो जब भी आप लोग अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो, चाहे अपनी होम कंट्री से करो या अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो और दोबारा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और आप कहीं जॉब करते थे, तो उस केस में आप लोगों को अपनी एम्प्लॉयमेंट की वही डिटेल लगानी पड़ेगी जैसा कि एक और एविडेंस में इन्होंने पहले मांगा था। तो उसी तरह से आप ऑफर लेटर या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग लगा सकते हैं पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स इंक्लूडिंग सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। तो आप लोगों की देखिए इसमें लिखा हुआ है पोटेंशियल, यानी कि ये कि अगर मान लीजिए आप जो कोर्स ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हो वो कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जैसा मैंने आप लोग बताया ना कि आप लोगों को हायर पैकेज मिलेगा। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि जो जॉब की वेबसाइट्स होती हैं उन पर सर्च करो। मान लीजिए अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की करी है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पोजीशन सर्च करो। सर्च करने के बाद आप देखो कि क्या पैकेज वो लोग ऑफर कर रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियल चीज़ उसने दिखाने के लिए बताई है ना, इसका मतलब यही है कि आप वो एविडेंस लगा सकते हो कि भैया ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, ये स्किल अचीव करने के बाद मुझे इस टाइप की जॉब मिलेगी। तो आप ऐसे 1 या 2 एग्जाम्पल जो है वो लगा सकते हो कि इस टाइप की जॉब मुझे मिलेगी और इस टाइप का मेरा पैकेज होगा। एंड नेक्स्ट एविडेंस के लिए है आपका इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट। सो गाइज, अगर आप जॉब करते थे तो डेफिनेटली आप लोग टैक्स भी फाइल करोगे, तो आप लोगों को वो वाली डिटेल्स भी लगानी पड़ेगी जो भी आप टैक्स भरते थे, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे थे या आप अपनी होम कंट्री में कर रहे थे, दोनों की आप लोगों को टैक्स डिटेल्स लगानी होंगी। असेसमेंट में देखिए वो आप लोगों की जो इमिग्रेशन हिस्ट्री है उसको भी इन्होंने जीएस के रिक्वायरमेंट में काफ़ी वेटेज दी है।
और इसमें देखिए वो क्या क्या कंसिडर करने वाले हैं। वो लेने वाले हैं वीज़ा एंड ट्रेवल हिस्ट्री फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज़, and the second one is previous visa applications for Australia or other countries, and the third is वीज़ा रिफ्यूजल्स और कैंसिलेशंस। तो जो भी आप अपनी इमिग्रेशन की डिटेल देंगे, अपनी ट्रैवल की हिस्ट्री देंगे, उसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियरली मेंशन करनी होंगी, और ये चीज़ें भी आपकी जीएस की एप्लीकेशन में असेसमेंट पर एक अच्छा खासा असर डालेंगी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैंने आप लोगों को सारे एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को अपने हर आंसर के साथ में लगाने होंगे वो आप लोगों को बता दिए हैं। और अब आप लोगों को ये भी क्लियर है कि भाई हाँ, आप लोगों को जो भी आंसर लिखना है उसकी जो लिमिट है वो 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जैसा मैंने पहले भी बोला था, एक तरह से शॉर्ट और प्रिसाइजली आप लोगों को आंसर देना है, टू द पॉइंट आंसर देना है, और साथ में प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी आपको लगाना है जो ये जस्टिफाई करे, वेरीफाई करे कि भाई जो आप लिख रहे हो वो एकदम जेन्युइन है और सही है। तो बेसिकली जीटी में भी देखिए आप लोग यही करते थे, और जो एसओपी लिखते थे वो भी बेसिकली यही था। पर अब ठीक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन है, आप लोगों को हर क्वेश्चन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगाने हैं, लिखना है, ताकि उनके लिए जो है थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, और वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट को असेस कर लेंगे। तो बेसिकली यही है कि भाई हाँ, ये एक जेन्युइन स्टूडेंट है, और इसका जो मोटिव है ऑस्ट्रेलिया में वो स्टडी करने का है, और काम करना जो है वो मेन मोटिव नहीं है। बिकॉज लास्ट ईयर्स में यही हुआ है एक्चुअली, स्टूडेंट ने स्टडी छोड़ करके काम पर फोकस किया है, तो इसी वजह से ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।